Assalamu alaikum mes friends, how are you? Hope so everyone will be fine. अच्छा, हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीजीटी के सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार हमारे जो टेस्ट हुए थे जिसमें टीजीटी का वो एजुकेशन का पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स का हुआ करता था। उस वक्त भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग से अराउंड 4 एमसीक्यूज़ आए थे। तो इस बार तो 80% जो है प्रोफेशनल पार्ट है, तो इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। गाइडेंस किसे कहते हैं, काउंसलिंग किसे कहते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अक्सर हमारी सोसाइटी में इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजबली यूज़ करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अच्छा, तो गाइडेंस है क्या? स्टार्ट लेने से पहले मैं जस्ट एक चीज़ इतना बता दूं कि गाइडेंस से हम हर वक्त, हर सिचुएशन में, किसी भी टाइम और हर बंदे की नीड होती है किसी भी चीज़ के हवाले से गाइडेंस लेते रहना। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में किसी असिस्टेंस की और हेल्प लेते हैं किसी भी पर्सन से, वो गाइडेंस कहलाती है। काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस का एक पार्ट है। एक एक्सक्यूज़ यहीं से ही आ सकता है कि गाइडेंस जो है वो ब्रॉडर टर्म है और काउंसलिंग जो है उसकी एक सब पार्ट है, उसकी एक टाइप है। गाइडेंस से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, उसमें से एक मेथड जो है वो काउंसलिंग है। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकता है, कौन सी ब्रॉडर टर्म है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से, ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। और दूसरी बात कि गाइडेंस जो है वो जितने भी आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे उसमें लाजमी नहीं है कि आप उसके लिए एक कोई सूटेबल और पर्टिकुलर कोई सेटिंग होनी चाहिए, कोई इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन है, गाइडेंस किसी भी सिचुएशन में उसके लिए कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जर्नी में मैं सफ़र पे जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे मुझे कोई इशू क्रिएट हो और वो इशू मैं उनसे डिस्कस कर लूँ और जब मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इशू रिज़ॉल्व करते हैं, ऐसे सजेशन देते हैं जिसके थ्रू मेरा वो इशू रिज़ॉल्व होता है, तो इट मीन्स उन्होंने मेरी गाइडेंस की और मैंने उनसे गाइडेंस ली। अब इसमें सफ़र पे कार में बैठे हुए हैं या कहीं होटल में चाय पी रहे हैं या कहीं पार्क में आप बैठे हुए, किसी भी सेटिंग में हो सकती है और ये किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो ज़िंदगी आपके लाइफ के कोई किसी भी एस्पेक्ट से रिलेवेंट हो, उससे जब आप किसी असिस्टेंस की नीड हो, वो आपकी गाइडेंस कहलाती है। अच्छा, ये जब गाइडेंस होती है तो इसका मतलब ये फिर इसके टाइप्स भी होंगी, लाजमी सी बात है। अगर किसी इंडिविजुअल को अपना कोई प्रॉब्लम हो और वो सिंगल किसी बंदे से उससे इसके बारे में असिस्टेंस मांगता हो, हेल्प चाहिए उसको, और वो उससे पूछता है कि इस इशू को मैं कैसे रिज़ॉल्व करूं, और वो उसकी मदद करता है, सजेशन देता है, रिकमेंडेशन देता है कि आप इस तरीके से चलें, इसको इस तरह करें तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, और वो ऐसे ही रिज़ॉल्व होता है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल गाइडेंस कहलाती है। और अगर उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हों, लर्नर्स हों, जो भी हैं जो गाइडेंस लेना चाहते हैं और वो ग्रुप की शक्ल में हो और उन सब का एक ही इश्यू हो, एक ही प्रॉब्लम हो और वो किसी दूसरे बंदे से गाइडेंस ले रहे हैं, उससे असिस्टेंस मांग रहे हैं और वो उनके उस चीज़ को रिजॉल्व करता है, तो इट मीन्स वो ग्रुप गाइडेंस कहलाती है। ग्रुप गाइडेंस के लिए लाजमी सी बात यह है कि उन सब का इशू जो है वो सेम होना चाहिए, सेम प्रॉब्लम होनी चाहिए। और दूसरी बात, गाइडेंस में ये चीज़ लाजमी है कि आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वो आपसे ज़्यादा जानता हो, जिस चीज़ के बारे में आप गाइडेंस ले रहे हैं वो उसके बारे में उसकी नॉलेज ज़्यादा हो और एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा हो, उस वहीं आपकी गाइडेंस कर सकता है, वहीं आपको गाइड कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें हमारी फर्स्ट स्लाइड में, टाइप्स ऑफ गाइडेंस बाय मेथड और टाइप्स ऑफ गाइडेंस बाय पर्पस, दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये जब भी आपके रिसर्च में भी आते हैं, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, जब भी इस तरह के बाय मेथड एंड बाय पर्पस आए ना, ये याद रखें, बाय मेथड में आप जो गाइडेंस करते हैं कितने मेथड्स के थ्रू करते हैं,
उसमें दो मेथड्स में डिवाइड किया है, एक इंडिविजुअल गाइडेंस, एक ग्रुप गाइडेंस। इंडिविजुअल गाइडेंस में सिंगल पर्सन का प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, और किसी भी टेक्निक के थ्रू वो इंडिविजुअल गाइडेंस कहलाती है। और ग्रुप गाइडेंस में आप इसी सेम प्रॉब्लम को जो एक ग्रुप में उसमें कोई एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एस्पिरेंट्स से जो गाइडेंस जिनको चाहिए थी वो थे, और उनका सेम इशू था, और उनकी गाइडेंस करते हैं आप, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इट मीन्स वो ग्रुप गाइडेंस कहलाती है। ये बाई मेथड टाइप्स हैं गाइडेंस की। और बाई पर्पज़ में क्या है, उसमें पर्सनल गाइडेंस है, वो एजुकेशनल गाइडेंस है, वोकेशनल गाइडेंस है, सोशल एंड मोरल गाइडेंस है, हेल्थ गाइडेंस है, एंड लेजर टाइम गाइडेंस है। बाई पर्पज़ में आप मकसद के थ्रू, आप किस मकसद के थ्रू गाइडेंस कर रहे हैं, इस हिसाब से उन्होंने इसको डिवाइड किया है। जब आप किसी पर्सन के उसके पर्सनल जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, मदद प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, वो पर्सनल गाइडेंस कहलाती है। और जब आप किसी पर्सन के एजुकेशनल इश्यूज़ से रिलेवेंट, एजुकेशनल इश्यूज़ जितने भी प्रॉब्लम्स एजुकेशन से रिलेवेंट हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपकी एजुकेशनल गाइडेंस कहलाती है। इसी तरीके से जितने भी इश्यूज़ आपके ऑक्यूपेशन से रिलेवेंट होंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट मैट्रिक में है और वो इंटर में कौन सा ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करना चाहता है, वो उसको उस वक्त वो कन्फ्यूज़न के शिकार होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो दूसरे अपने सीनियर किसी से, वो कोई भी हो सकता है, वो उनके एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई पीएचडी प्रोफेसर भी हो सकता है, और कोई जो प्री मेडिकल इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा जो उससे ज़्यादा जानता है वो भी हो सकता है। उनसे अगर उन ऑक्यूपेशन के बारे में पूछता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, और वो जब इस तरीके से उससे असिस्टेंस लेके उसकी मदद से उस ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करता है और जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करता है, तो वो वोकेशनल गाइडेंस कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सोशल एंड मोरल गाइडेंस। सोशल एंड मोरल गाइडेंस में जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं और मोरल इश्यूज़ हैं उनके बारे में अपने से ज़्यादा किसी जानने वाले से अगर आप असिस्टेंस लेते हैं और उसके थ्रू इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, तो वो सोशल एंड मोरल गाइडेंस कहलाती है। सेम इसी तरीके से अगर हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आप किसी भी टीचर से, जो हेल्थ एंड फिज़िकल टीचर होता है, या किसी डॉक्टर से, या अपने से किसी ज़्यादा जानने वाले, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानने वाला, यहाँ पे लाजमी नहीं है कि एक्सपर्ट हो, वो प्रोफेशनली ट्रेन हो गाइडेंस के लिए। इसमें कोई भी हो सकता है, जिससे गाइडेंस लेने के लिए कोई भी हो सकता है जो आपसे ज़्यादा जानता हो, वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, वो हेल्थ गाइडेंस कहलाता है। लेजर टाइम गाइडेंस, लेजर टाइम कहते हैं फ्री टाइम, जो आप स्पेयर टाइम, जो जितने भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और बीच में मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर देती हैं हमें, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर लें, वो उसके बारे में आप किसी से जब गाइडेंस लेते हैं और वो आपको गाइड करता है और आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, तो वो लेजर टाइम गाइडेंस में आता है। ये आपके बाई पर्पज़ गाइडेंस की टाइप थी। अच्छा, अब इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के, वो क्या हैं? नंबर एक चीज़ तो याद रखें, जब भी गाइडेंस आप करते हैं तो किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल उनकी मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये एक एस्पेक्ट को नहीं बल्कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी गाइडेंस करते हैं वो जितने भी इश्यूज़ उनकी लाइफ से किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है, आप उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उनको, ये प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के। जब भी आप गाइडेंस करते हैं, किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, तो उस वक्त ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं। नंबर एक, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, आप उस हिसाब से आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डिग्निटी। आप उसके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसकी डिग्निटी को इंश्योर करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स आपसे गाइडेंस लेंगे, लाजमी सी बात है हर बंदे के अंदर, उनके अंदर, हर यहाँ पर दुनिया में जितने भी बंदे हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से यूनिक होते हैं। आप जो बंदा आपसे गाइडेंस लेता है, आपने ये इंश्योर करना है कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उसको रिकग्नाइज़ करना है, उसी हिसाब से गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। कोई
फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, कोई बहरा भी हो सकता है, गूंगा भी हो सकता है, और वो इस टाइप का कोई इशू आपसे डिस्कस करे, गाइडेंस ले लें और आप उसको क्रिटिक करें, क्रिटिसाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मेरी राइटिंग जो है बहुत स्लो है सर, मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका अंगुलियाँ जो हैं वो कटी हुई हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ आप पहले पेन को अंगुलियों से किस तरीके से हाथ में लेते हैं और किस तरीके से पकड़ते हैं ये तो सीखो, आप पहले पेन तो पकड़ना सीखो, इसका मतलब वो फिर और नेगेटिव चीज़ें जो हैं उसके अंदर डेवलप होने लगेंगी। देखें, मैं इसी वजह आपने उस चीज़ को जो ऑलरेडी एक इशू है उसको मिनिमाइज़ करना है। इसलिए आपके इंडिविजुअल डिफरेंस, उसको जितने डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके पास हैं उसको रिकग्नाइज करके उसी हिसाब से गाइडेंस प्रोवाइड करनी है ताकि वो इशू रिजॉल्व हो। और थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड राइट्स। आपने उसके जो नीड्स हैं और राइट्स हैं उस इंडिविजुअल के जिसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी नीड्स के मुताबिक, उसके राइट्स जो हैं उसके मुताबिक एक्सेप्ट करना है और उसको फ्रीडम और रिस्पेक्ट देना है। अ पर्सन नीड्स कंटिन्यूअस गाइडेंस फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। लाजमी सी बात है, जब पैदा होने से लेके कब्र तक गाइडेंस साथ साथ हमारी चल रही होती है। वो इस हवाले से गाइडेंस इसको नहीं कहते हैं कि किसी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आए तो मैं जाके किसी बड़े टीचर से पूछूं या उससे पूछूं तब जाके ये हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ज़िंदगी में किसी छोटे इशू के बारे में भी जो हम कहते हैं ना कि मैं ये करूं, अम्मा मैं ये करूं, अब्बू मैं ये करूं, भाई मैं ये करूं, टीचर सर मैं ये करूं, छोटी सी भी चीज़ हो, जब हम किसी से पूछते हैं और जो वो मशवरा देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करके उसको हैंडल करते हैं ना, वो सारे गाइडेंस में शुमार होते हैं। तो हमारी लाजमी सी बात है बर्थ टू डेथ हम इन चीज़ों को फॉलो ही करते हैं। अच्छा, गाइडेंस इन्वॉल्व्स यूजिंग स्किल टू कम्युनिकेट लव, रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड अदर। गाइडेंस जो है वो इन सारी चीज़ों को, जब आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो उसी वक्त पॉजिटिव एक वे में जा सकता है जब आप लव, उसको रिगार्ड देंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे और उसी हिसाब से उसको डील करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, गाइडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखें, जब आप गाइडेंस करते हैं तो लाजमी सी बात है जितने भी इश्यूज़ ऊपर टाइप्स ऑफ गाइडेंस बाय पर्पज़ में देखें, जितने भी आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वहाँ गाइडेंस हो सकती है। तो इट मीन्स जब गाइडेंस होगी तो उसमें डेवलपमेंट भी होगी, उसमें बेहतरी भी आएगी। सेम कहानी यहाँ पे उसी को इम्पोर्टेंस में उसने इंक्लूड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं लाजमी सी बात है उसका इशू जो है वो रिजॉल्व होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और प्रॉब्लम सॉल्व होगा साथ में उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि किस तरीके से इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, वो खुद समझने लगेगा इन चीज़ों को। एंड सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल जो गाइडेंस ले रहा था, जब गाइडेंस के ज़रिए उसकी ऑप्टिमम डेवलपमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसमें बेहतरी हर चीज़ में, जिस चीज़ में वो गाइडेंस लेता है वो एक फ़ाइनल स्टेज की तरफ टच दे रही होती है, वो क्लाइमेक्स, वो पीक पे होती है उस वक्त, क्योंकि एक गाइडेंस के थ्रू वो अपने उन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा था या परफॉर्म कर रहा था। तो बगैर गाइडेंस के जो है ना वो इस तरीके से उसकी प्रोग्रेस नहीं रहती जिस तरीके से आप गाइडेंस के थ्रू लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी चीज़ में जब हम कहीं इनिशिएट लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो हम उससे पहले पूछते हैं लोगों से। मेरा एक प्रोग्राम है, इस तरीके से मैं एक स्कूल ओपन करने जा रहा हूँ, मेरा एक प्रोग्राम है, इस तरीके से मैं कोई एकेडमी खोलने जा रहा हूँ, मेरा एक प्रोग्राम है, इस तरीके से मैं पीएचडी में एडमिशन करने जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मेरा ये एमफिल में एडमिशन लेना मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, मैं लूँ या नहीं लूँ, इस साल लूँ या अगले साल लूँ। जितने भी इश्यूज़ जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपको गाइडेंस के लिए, इसी को गाइडेंस ही कहते हैं। और जब वो जो सामने से जो एक्सपीरियंस, और ये लाजमी सी बात है आप अपने से कम नॉलेज वाले और किसी जो एक्सपीरियंस कम रखता हो किसी ऐसे बंदे से कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको खुद पता है कि उससे आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकेगा। वो कोई सजेशन रिलेवेंट जो आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करे ऐसा नहीं दे सकता। तो आप उस बंदे से पूछते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस उस चीज़ को, उस सिचुएशन को फेस किया होता है, और जब वो आपको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा
और वहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, लाजमी सी बात है कि आपकी ऑप्टिमम डेवलपमेंट होगी। सेम इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है एकेडमिक ग्रोथ। मैं ऑनलाइन क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी चीज़ें एकेडमिक ग्रोथ मतलब आप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, प्रिसाइजली सारी चीज़ों को कवर करते हुए, लाजमी सी बात है आपकी ग्रोथ होगी एकेडमिकली भी। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में भी, हमारे यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल लैब में जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल लैब के साथ टच करें तो चीज़ें आपको ईजी समझने में आने लगेंगी। अब देखें, कभी भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप जाकर पूछते हैं, अच्छा इस यूनिवर्सिटी में सिस्टम कैसा है, अच्छा मिड टर्म कब होता है, अच्छा ओईटी टेस्ट वगैरह भी होते हैं, अच्छा असाइनमेंट के कितने मार्क्स होते हैं, अच्छा ये किस तरीके से कितना वेटेज रखता है, वो सारा आप गाइडेंस के लिए पूछते हैं, किसी भी बंदे से पूछते हैं। बेशक आप अपने सीनियर क्लास फेलोज से पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं, अपने एल्डर ब्रदर्स से जो फारिग होकर आए हैं यूनिवर्सिटी से, उनसे पूछते हैं, अपने सिस्टर्स से पूछते हैं, किसी भी बंदे से, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, जिससे भी पूछते हैं वो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उससे पूछ के वो जो आपको बता रहा होता है कि ओटी टेस्ट होती हैं, दो इस तरह के इतने मार्क्स होते हैं जो फाइनल में इंक्लूड होते हैं, आप उसके लिए सही ख्याल रखना होगा, वरना आपकी सी जीपीए गिर सकती है। और आप उसी हिसाब से आप इस चीज़ को ध्यान में रख के उसी हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। इस लाजमी सी बात है, जब इस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी तो ग्रोथ होगी एकेडमिक के लिए। फोर्थ पॉइंट है वोकेशनल डेवलपमेंट। जितने भी इश्यूज़ हैं ना, उसके बारे में अगर आप गाइडेंस लेंगे, जैसे ऊपर डिस्कस किया था हमने, तो लाजमी सी बात है, और वो गाइडेंस के थ्रू आपकी डेवलपमेंट होगी, तो लाजमी सी बात है कि वोकेशनल डेवलपमेंट उसमें शामिल हो जाएगी। एक इम्पोर्टेंस रखती है गाइडेंस जो है वोकेशनल डेवलपमेंट में। सेम इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट में जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करेंगे तो लाजमी सी बात है सोशली भी आप डेवलप होंगे। मॉरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होगी, नेशनल डेवलपमेंट होगी, गुड सिटीजनशिप होगी, बेटर फैमिली लाइफ। बेटर फैमिली लाइफ, जितने भी आपके फैमिली इश्यूज़ हैं उनके बारे में आप अपने से सीनियर किसी से पूछेंगे, और जितने भी आप फॉर एग्जांपल आप न्यू किसी उसको सेटिंग को आप हैंडल करने के लिए, आप फर्स्ट टाइम जब आपको कोई काम से किस तरह की जिम्मेदारी आप में आती है तो आप पहले फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उस जिम्मेदारी को संभाल रहे होते हैं। उस वक्त जितने भी इश्यूज़ आते हैं आप शेयर करने लगते हैं अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पेरेंट्स से, कि मैं इसको इस तरीके से, इस तरह वो आपको गाइड करते हैं, इस तरह मैनेज करो चीज़ों को, इस तरह इस इशू को ऐसे रिजॉल्व करो। एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं उस चीज़ में, अब आपने इस सिचुएशन को फेस किया है, अब जो न्यू होंगे वो आपसे गाइडेंस लेंगे, और ये आपकी फैमिली लाइफ जो है वो बेटर बन जाती है इस गाइडेंस के थ्रू। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, गाइडेंस के थ्रू जो है आप ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको एप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हैं। वो क्या मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी ह्यूमन कैपिटल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में, वो उनका यूज़ जो है वो मुनासिब तरीके से आप कहाँ पे किसको फिट करना है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये फॉर एग्जांपल किसी बैंक में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में हेडमास्टर जो है, एक हेडमास्टर एक स्कूल को रन कर रहा है 5 साल से, वहाँ अगर आपको अचानक से एक दिन में आपकी अपॉइंटमेंट करके उस हेडमास्टर की जगह पे छोड़ दें, और उन टीचर्स को ऑलरेडी पहले से फिट किया होता है, इसीलिए आप हाथ नहीं लगाते हैं, पहले बैठ के देखते हैं कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन कितना रोल प्ले कर रहा है, कौन कितना एक्टिव है, कौन किस चीज़ के लिए फिट है, वो सारी चीज़ें आप जज करने के बाद आप वहाँ फिट करते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने से किसी सीनियर बंदे से, वहाँ पे जो बंदा पहले से ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उनसे मदद लेते हैं, आप मुझे ये बता दें ये यहाँ पे कौन बेस्ट है इस काम के लिए, इस उसके लिए, वो आप उन बंदों का नाम बता रहे हैं कि ये इस काम में परफेक्ट है, इसको वहाँ पे लगाओ, उसकी ड्यूटी यहाँ लगाओ, ये गाइडेंस आप ले रहे हैं। इसी तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स का एप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, काउंसलिंग, काउंसलिंग है क्या? ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में दो बंदे होते हैं, दो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक काउंसलर होता है और एक काउंसली होता है। काउंसलर जो होता है वो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला होता है, और काउंसली जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए उसके पास, काउंसलर के पास जो आता है जो गाइडेंस लेने। अच्छा, इट टेक्स प्लेस इन अ प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल सेटिंग। याद रखें, जो गाइडेंस की हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। क्या होता था उसमें?
उसमें पर्टिकुलर सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। आप जर्नी में हो, कार में आप गाइडेंस ले सकते थे। आप खेलने जाएँ, प्ले ग्राउंड में आप गाइडेंस ले सकते थे। आप किसी होटल में चाय पीते हुए वहाँ पे गाइडेंस ले सकते थे। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। जब काउंसलिंग में आप इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने लगेंगे तो लाज़मी सी बात है आपके लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे और एक मख़सूस सेटिंग में आप अपने जो क्लाइंट हैं, काउंसली है, उसको बुलाएँगे और काउंसलिंग करने लगेंगे। अच्छा, इट इज़ कंडक्टेड बाय प्रोफेशनली ट्रेन्ड पीपल। अब याद रखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोफेशनली ट्रेन होना लाजमी है काउंसलर को। लेकिन गाइडेंस में क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। याद रखें, गाइडेंस में वो बंदा जिससे आप गाइडेंस लेते हैं वो नॉलेज उसकी ज़्यादा होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इश्यूज़ के बारे में, और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। काउंसलिंग में सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। इसमें उस बंदे को प्रोफेशनली ट्रेन होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उसको काउंसलिंग कर सकता है कि नहीं। उसको सर्टिफाइड, उसके पास सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज होने चाहिए कि वो बंदों को काउंसलिंग करने के लिए रेडी हो, उसको किसी जगह से ट्रेन हुआ हो। ट्रेन बंदा ही कर सकता है, प्रोफेशनली ट्रेन वो लाजमी है। काउंसलिंग में प्रोफेशनली ट्रेन होना लाजमी है, और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही काउंसलिंग हो सकती है, और सिर्फ दो ही इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, काउंसलर एंड काउंसली। जबकि गाइडेंस में क्या था, गाइडेंस में ग्रुप में भी हो सकती थी गाइडेंस, और इंडिविजुअल भी हो सकती है, और किसी भी सेटिंग में हो सकती है। और जो नॉलेज ज़्यादा रखता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा रखता है, हर कोई बंदा कर सकता है। ये लाजमी नहीं है प्रोफेशनली ट्रेन हो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये डिफरेंस है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। गाइडेंस जो है, एक और डिफरेंस ये है, याद रखें, गाइडेंस हमेशा आपके इश्यूज जो है ना उसको रिड्यूस करती है, आप कम करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं इश्यूज़ को। काउंसलिंग आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करती है, जो आपका जो प्रॉब्लम है ना उसको मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म कर देती है। इसीलिए काउंसलिंग में आप प्रोबिंग करके क्वेश्चंस के थ्रू उसके इशू की जड़ तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके एक पूरा साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, फिर कोई सोल्यूशन देते हैं, और इस तरीके से उस सोल्यूशन को मुकम्मल तौर पे रिजॉल्व करते हैं ताकि दोबारा ये क्रिएट ना हो। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बिकम हैप्पियर, मोर क्रिएटिव एंड बेटर एग्रेसिव। ये जो है काउंसलिंग जो है किसी भी इंडिविजुअल को एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और इतना क्रिएटिव और सोसाइटी के लिए एडजस्टमेंट किसी भी सिचुएशन में उसको इतना इनेबल बनाता है, इतना एम्पावर बनाता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करने लगता है डिफरेंट सिचुएशन में। वो जो इश्यूज़ वो फेस कर रहा था, अब वो इश्यूज़ फेस नहीं होते, क्योंकि उसको इतना एम्पावर बनाया है। जो नेगेटिविटीज़ थी उनको रिजॉल्व किया है, अब वो अपने आप को एडजस्ट करने लगता है और खुशी महसूस करने लगता है। It is process in which a troubled person is helped to tell and behave more openly in a more satisfying manner. ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मुश्किलात में गिरा हुआ शख्स है, जो इश्यूज़ को फेस कर रहा था, उसकी इतनी मदद की जाती है कि वो उसको ओपनली बिहेव कर सके, वो ओपनली अपने इश्यूज़ को खुद से रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है। इतना एम्पावर बनाते हैं कि वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, अब वो जितने भी इश्यूज़ पहले थे जिससे वो फ्रस्ट्रेट हुआ था, अब वो इन इश्यूज़ को खुद से रिज़ॉल्व करने लगता है, इतना उसको एम्पावर बनाते हैं। अब काउंसलिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो है फर्स्ट वन, फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। अब याद रखें, मैं इनको कंपेयर करता हूँ साथ में गाइडेंस के साथ। डिफरेंस क्या था, यहाँ फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, फेस टू फेस लाजमी है काउंसलिंग में, आप उसी वक्त उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। गाइडेंस में कोई लाजमी नहीं है, इसकी कई वो नहीं है कि उसके सामने क्लाइंट मौजूद हो, फिर पूछे, फिर उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करे, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ़ोन पे भी किसी से पूछ सकते हैं, मेरे साथ ये इशू है, मैं बहुत परेशान हूँ कि इसमें क्या करूँ। वो आपको जो सजेशन देता है आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इशू रिजॉल्व होता है, वो आपकी गाइडेंस कहलाती है। उसमें लाजमी नहीं है कि आप फेस टू फेस किसी के साथ रिलेशनशिप और उसमें जाके एक मखसूस सेटिंग में जाके उसके गाइडेंस लें।
और सेकंड जो है इमोशनल रादर देन प्योरली इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड। इसमें क्या है, जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उसको फोकस किया जाता है, इसमें इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ को भी फोकस किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें इमोशनल इश्यूज़ को। याद रखें, काउंसलिंग अक्सर आपके इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ को ही रिजॉल्व करती है। गाइडेंस वो कोई भी इशू हो सकता है, आपके एजुकेशन से रिलेवेंट, आपके जो सोशल, आपके जो मोरल, आपके जो जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वोकेशनल इश्यूज़ हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे हो सकते हैं गाइडेंस में। लेकिन काउंसलिंग में आपके मेजॉरिटी जो है, मोस्टली जो है आपके कॉग्निटिव जो इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं और आपके जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट कहता है मोर देन एडवाइस गिविंग। क्या मतलब मोर देन एडवाइस गिविंग? आप गाइडेंस में, याद रखें, गाइडेंस में हमेशा एक रेडीमेड जो है सजेशन प्रोवाइड की जाती है। उसमें प्रैक्टिकल वो नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप ये कर लें, आपके हो जाएंगी। लेकिन काउंसलिंग में प्रैक्टिकली आपको इतना इनेबल बनाते हैं कि आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। थ्योरेटिकल यहाँ पे नहीं चलता। एक दूसरा जो आपको एडवाइस दी जाती है ना, उसके बियॉन्ड जाके चीज़ों को डिस्कस की जाती हैं। सिर्फ आप उसको रिकमेंडेशन, कोई सजेशन दे के उसका इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप उस चीज़ में क्या करते हैं, उस चीज़ में प्रोबिंग करके उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं और वहाँ से फिर डेटा भी गैदर करके उससे रिलेवेंट जितने सजेशंस हो सकते हैं, जितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं और उस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इन्वॉल्व सॉल्यूशंस ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम। जितने भी लाजमी सी बात है, जब इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे तो उनके तो जो सॉल्यूशंस हैं वो इमीडिएट होंगे। आपको फ़ौरन ही उनको सॉल्यूशन देकर उनको रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि ये देर तक रहना ये बहुत वो होगा, नुकसानदा होगा। इस वजह से इसको फ़ौरन इमीडिएट एक्शन लिया जाता है इसमें। अच्छा, वार्मथ, ये जो टर्म यूज़ हुई है ना यहाँ पे, जो काउंसलर है, ये एक प्रिंसिपल है काउंसलिंग का। जो काउंसलर है उसको लाजमी इस तरीके का उसके एक्सप्रेशंस होने चाहिए, नोडिंग, जो सर हिलाना। जब क्लाइंट उसका जो काउंसली जो है वो प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है तो उस वक्त उसको इस तरीके से उसका सर, अपने सर उसके बातों से मिलाते हुए, सर हिलाते हुए और स्माइल के साथ उसके एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि कौंसली जो है वो एक अपनापन महसूस करे। वो कौंसली को ऐसा लगे कि ये, हाँ, मेरे साथ सिंसियर हैं और ये मेरे इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इन्वायरमेंट, याद रखें, काउंसलिंग में रेपो जो है वो एक रेपो बिल्डअप करना, एक अच्छा रिलेशनशिप जो है काउंसलर और काउंसली के बीच, वो मस्ट है। गाइडेंस में ऐसा नहीं है। गाइडेंस में कोई भी कर सकता है। लाजमी नहीं है कि उसके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। वो कोई भी हो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। सजेशन देने में अच्छी रिलेशन का होना लाजमी नहीं है, लेकिन काउंसलर और काउंसली के बीच अच्छी रिलेशनशिप लाजमी है। एक रेपो लाजमी बिल्डअप होना चाहिए वहाँ पे। एक्सेप्टेंस नॉट क्रिटिसाइज। आपने उसको, जो भी इशू वो डिस्कस करेगा, आपने उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपने उस इशू को एक्सेप्ट करना है। उसके साथ तो ये प्रॉब्लम तो है, इसी वजह से तो आपके पास है। अब ये वही बंदा समझ सकता है जो प्रोफेशनली ट्रेन हो, वरना उल्टा जो है उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, ये तो बच्चों वाला प्रॉब्लम है, ये भी आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, माशाल्लाह आप इतने बड़े हैं, और उल्टा उसको फिर वो लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए फुली ट्रेन होना काउंसलर को लाजमी है कि वो उस इशू को, वो बेशक छोटा आपकी नज़र में होगा, उसके लिए सबसे बड़ा इशू है, इसी वजह से तो वो काउंसलिंग के लिए आपके पास है। आपने उस इशू को एक्सेप्टेंस कर, वो एक्सेप्टेंस देनी है उसको, और उसको एक्सेप्ट करके उसी हिसाब से उसकी नीड के मुताबिक आपने काउंसलिंग करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है जीनियननेस। उसमें आपने अपने आप को ऑनेस्ट, यहाँ पे टी मिसिंग है आई थिंक, तो ऑनेस्ट जो है, क्लाइंट को ऐसा लगे कि आप उनके साथ सिंसियर हैं, आप उसके साथ उसके इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए ही यहाँ पे हैं। अगर आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा होगा, आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप नेगेटिव उससे बिहेव करेंगे, तो उसके इश्यूज़ रिजॉल्व कहाँ होंगे, वो तो उल्टा एग्रीवेट बढ़ेंगे, जितने हैं उससे भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, एम्पैथी, फीलिंग लाइक क्लाइंट।
जो इशू क्लाइंट फील करके एक फ्रस्ट्रेशन के उसमें है, वो आपको भी सीरियस होके इसी इशू हंसते हुए खिलखिलाते हुए उसको मज़ीद गुस्सा दिला के उसके इशू को मज़ीद खेलने, वो ऐसा सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। फुली ट्रेंड इसी वजह से कहते हैं कि वो काउंसलर जो है सेम उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, उसको रिकग्नाइज़ करेगा, एक्सेप्टेंस देगा और उसी सिचुएशन में जाकर उसको उसी हिसाब से डील करके उसको फेस करेगा और सजेशन देगा ताकि उसके लिए कोई इशू दोबारा क्रिएट ना हो। अच्छा, काउंसलिंग की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग वो क्या है? 3 टाइप्स हैं इसकी मेन। वो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड इक्लेक्टिक काउंसलिंग। अच्छा, इसमें नंबर 1 तो ये पहला एमसीक्यूज यही बन सकता है कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग कितनी है। डिजिट्स आप दे सकते हैं कि 2 3 4 5, तो आपने 3 आंसर देना है कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग 3 है। फर्स्ट वन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग है। अच्छा, दूसरे एमसीक्यूज ये बन सकते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दिया है? विलियमसन ने। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दिया है? कार्ल रोगर ने। और इक्लेक्टिक काउंसलिंग किसने दिया है? बोर्डिन ने। अच्छा, ये 3 और एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखें ना, काउंसलर ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड, सेकंड वाला। फर्स्ट में काउंसलर ओरिएंटेड और सेकंड वाला क्लाइंट ओरिएंटेड। ये क्लाइंट को काउंसली भी कहते हैं, सही है। अच्छा, ये काउंसलर ओरिएंटेड को काउंसलर अप्रोच भी कहते हैं। इस क्यों कहते हैं? इसमें काउंसलर ही एक्टिव होता है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, इस तरह का एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग कौन सी अप्रोच है? नीचे ऑप्शन देंगे, क्लाइंट अप्रोच, काउंसली अप्रोच, काउंसलर अप्रोच, नन ऑफ दीज। आपने उसी हिसाब से याद करना है। एमसीक्यूज इस तरह का बन सकता है और इस तरीके से भी बना सकते हैं घुमा के कि काउंसलर अप्रोच या काउंसलर ओरिएंटेड काउंसलिंग जो है वो डैश कहलाती है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नन ऑफ दीज। तो आपने दोनों तरीके से आप कंसेप्ट को क्लियर करें और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू, उस तरीके से भी आपने हर एंगल से प्रिपेयर करना है। अच्छा, सेकंड जो है क्लाइंट ओरिएंटेड है, जिसको काउंसली अप्रोच भी कहते हैं। वो क्यों? उसमें क्लाइंट एक्टिव होता है। अब वो कैसे? पहले हम इन दो को डिस्कस करते हैं, तीसरी को सेपरेटली डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये दो जो हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, कंट्राडिक्ट हैं। वो एक में काउंसलर एक्टिव होता है, दूसरे में काउंसली एक्टिव होता है। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसमें काउंसलर ओरिएंटेड और काउंसलर अप्रोच कहते हैं। उसमें काउंसलर जो है वो एक्टिव होता है, ही आइडेंटिफाई, डिफाइन, डायग्नोज प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। क्लाइंट इज पैसिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्लाइंट इज पैसिव का मतलब ऐसा भी नहीं है कि क्लाइंट आया और खामोश बस एक भी बात उसने मुंह खोलना ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाइंट आएगा, उसके पास जो एक सेटिंग है, जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया वहाँ आएगा, काउंसलर उससे इशू पूछेगा, वो इशू अपने इश्यूज बता देगा। वो इश्यूज बताने के बाद काउंसलर जो है अब जितनी भी चीज़ें बाकी हैं रिमेनिंग उस इशू को जब उसके बताने के बाद उसको डायग्नोज करके उसको डेटा गैदर करना, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना उस डेटा की बेस पे, और फाइनल जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करता है उसको। क्लाइंट का कोई रोल नहीं है इसमें, जस्ट वो पैसिव होता है, जस्ट इश्यूज बता देता है, उसके बाद सब कुछ काउंसलर करता है। काउंसलिंग का कोई काम नहीं होता। इस वजह से इसको काउंसलर अप्रोच और काउंसलर ओरिएंटेड कहते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग को। याद रखें, क्लाइंट इज पैसिव का मतलब ये होता है कि इस अप्रोच में क्लाइंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अच्छा, सेकंड में क्या है? क्लाइंट इज एक्टिव। यहाँ पे जो काउंसली है वो एक्टिव होता है। अलाउड फ्री एक्सप्रेशन, काउंसलर ओनली गाइड डायरेक्ट्स, काउंसलर इज पैसिव। यहाँ पे क्या होता है? जो काउंसली है वो एक्टिव होता है, वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। यहाँ पे जो काउंसलर है वो जस्ट गाइड प्रोवाइड करता है, जस्ट डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन दिखाता है, आपको इतना एम्पावर करता है, इतना इनेबल करता है कि आपको इतना एम्पावर करता है कि आप खुद अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करने लगते हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लाइंट करता है। जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत होगी, काउंसलर जस्ट वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो है काउंसलर जो है वो पैसिव होता है, सारा काम जो है खुद क्लाइंट करता है, वो काउंसलिंग करता है।
अच्छा, जो फर्स्ट वन है डायरेक्टिव काउंसलिंग, वो टाइम सेविंग है, क्योंकि काउंसलर के पास जब इशू आता है तो उसके बाद फ़ौरन वो चीज़ों को गैदर करना, डेटा इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, सॉल्यूशन देना, फ़ौरन इमीडिएट एक्शन लेता है उसके पास। इसी वजह से उसको टाइम सेविंग कहते हैं। सेकंड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम कंज्यूम, क्योंकि इसमें क्लाइंट खुद वो बीच में किसी डिट्रैक्ट भी हो सकता है, और उसको जब वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा तो लाजमी सी बात है काउंसलर उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहेगा, तो ये टू वे प्रोसेस में एक लंबा वो टाइम जो है उसकी नीड होती है, इसीलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग कहते हैं। अच्छा, क्लाइंट इज़ डिपेंडेंट, इसमें क्लाइंट जो है वो डिपेंडेंट है, जो काउंसलर कहेगा वो उसी ने करना है, जो काउंसलर पूछेगा वो उसी ने बताना है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। सेकंड में क्लाइंट इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड में क्लाइंट ने करना है, मर्ज़ी से अपने जितने इश्यूज़ हैं वो बोलेगा, किस तरीके से परफॉर्म करना है वो भी करेगा, किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है वो भी करेगा। अगर कहीं गलत किया तो काउंसलर जो है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, बाकी उसने खुद करना है इंडिपेंडेंटली। अच्छा, फर्स्ट वन जो है अथॉरिटेटिव है, उसमें वन मैन शो है, उसमें काउंसलर जो है सब कुछ जो है काउंसलर के हाथ में है, वो जिस तरीके से जैसे चाहे कर सकता है, कोई काउंसलिंग के बारे में वो नहीं पूछेगा, उसका कोई ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम को फोकस किया जाता है, क्लाइंट को फोकस नहीं किया जाता। और सेकंड जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, वहाँ पे क्लाइंट खुद सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सब चीज़ों को फेस क्लाइंट खुद करेगा, उसको जस्ट काउंसलर जो है वो एम्पावर करेगा कि चीज़ों को किस तरीके से करते हैं, जो नेगेटिव उसके इश्यूज़ थे उसको रिमूव करके उसको खुद कहेगा कि आप कर सकते हैं, इतना मोटिवेट करेगा कि वो खुद चीज़ों को सोल्व करने लगेगा। अच्छा, इंटेलेक्चुअल रादर देन इमोशनल, जो फर्स्ट डायरेक्टिव काउंसलिंग है, जो काउंसलर अप्रोच है, काउंसलर ओरिएंटेड है, उसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाता है इमोशनल से ज़्यादा। लेकिन सेकंड में जो है उसमें इमोशनल इश्यूज़ को ज़्यादा एड्रेस किया जाता है बनिस्बत इंटेलेक्चुअल के। अब हम एक्लेक्टिक काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो हैं याद रखें, ये दो टाइप्स पहले जो दी थी, इनमें कोई खामी, कुछ लिमिटेशंस ऐसी होंगी जभी तो ये तीसरी टाइप आई है। तीसरी टाइप इन दोनों का मिक्सचर है। काउंसलिंग मूव्स फ्रॉम डायरेक्टिव टू नॉन डायरेक्टिव काउंसलर टू क्लाइंट ओरिएंटेड, जो काउंसलिंग जो है वो मूव करती है फ्रॉम डायरेक्टिव टू नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, काउंसलर टू क्लाइंट ओरिएंटेड। काउंसलर एंड क्लाइंट वर्क टुगेदर, ये दोनों साथ मिल के काम करते हैं। इसमें याद रखें दोनों टाइप्स शामिल हैं, इसमें कोई एक बंदा एक्टिव नहीं होता, दोनों एक्टिव होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जब काउंसलर को एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ेगी वो एक्टिव होगा, जब काउंसलर को एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ेगी वो एक्टिव होगा, और दोनों साथ मिल के काम करते हैं। काउंसलर एंड क्लाइंट वर्क टुगेदर। यूज़ मॉडरेट टाइम, जो टाइम कंज्यूमिंग एंड सेविंग की बात हो रही थी पहले वाली टाइप्स में, यहाँ पे मॉडरेट टाइम, क्योंकि टाइम सेविंग लाजमी सी बात है, इसमें दोनों बोल रहे हैं टू वे प्रोसेस है, तो दोनों टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा और इतना कम भी नहीं लगेगा, क्योंकि टू वे प्रोसेस है, दोनों अपने उसके पार्टिसिपेशन करते हैं। काउंसलर एंड क्लाइंट वर्क टुगेदर, ये तो मैंने पहले बता दिया था। डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक मीन्स जब जिसको ज़रूरत पड़े बोलने की उसको आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि जैसे फर्स्ट जो डायरेक्टिव काउंसलिंग थी वहाँ पे सब कुछ आल इन ऑल काउंसलर हुआ करता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब ज़रूरत पड़े काउंसलिंग को वो भी पार्टिसिपेट करेगा। बोथ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, इसमें दोनों इशू, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। गाइडेंस क्या है? टू डायरेक्ट और टू शो द पाथ। ये इसकी मीनिंग से एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे पूछेंगे कि गाइडेंस किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, गाइड से, और उसके मीनिंग क्या है? टू डायरेक्ट, टू शो द पाथ, ये मीनिंग है, और ये एज इट इज़ आपके ऑप्शन में आते हैं। लेकिन इसकी बनस्बत काउंसलिंग में क्या होता है, एक प्रोफेशनल एडवाइस आपको प्रोवाइड की जाती है। प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइडेड बाय अ काउंसलर। प्रोफेशनल एडवाइस इस वजह से कहते हैं कि वो प्रोफेशनली ट्रेन होना लाजमी है काउंसलिंग के लिए। जो एडवाइस वो देगा वो प्रोफेशनली ट्रेन एडवाइस, प्रोफेशनली ट्रेन है, तभी जभी तो वो उसी चीज़ के बारे में एडवाइस दे सकते हैं। काउंसलिंग इमोशनल इशू हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल इशू हो। अच्छा, सेकंड में क्या कहता है? इट इज़ प्रिवेंटिव, और इसमें क्या कहते हैं? रिमीडियल एंड करेक्टिव। अब इसमें याद रखें, गाइडेंस में मैंने पहले भी बताया था कि गाइडेंस में इश्यूज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन काउंसलिंग में
मुकम्मल तौर पे उसका सॉल्यूशन दिया जाता है और उस इश्यू को मुकम्मल तौर पे रिजॉल्व किया जाता है। अच्छा, इट इज़ कम्प्रिहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड, क्या मतलब? और सेकंड उसमें क्या कहता है, इट इज़ डन इन डेप्थ एंड इंट्रोवर्टेड। गाइडेंस में हमेशा आपको डिटेल में इन डेप्थ नहीं जाते, बल्कि जो इश्यूज पूछते हैं उसके रेडीमेड जो है आपको सजेशन प्रोवाइड की जाती हैं, आपको रेडीमेड जो है सॉल्यूशन दिए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। और एक्सट्रोवर्टेड होते हैं ये सारे पीपल, जितने भी गाइडेंस लेते हैं वो एक्सट्रोवर्ट मीन्स आप सोशल सर्कल में होते हैं, आप सोशल होते हैं। जितने भी इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आपका उठना बैठना जो है बहुत सारे एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स के साथ होता है। आप अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके इतने दोस्त होते हैं, आप कहीं और गैदरिंग में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, आप इतने हमसायों के साथ घुल मिल के बैठते हैं। ये जो है एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, उनको जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है हर इश्यूज़ में। और जो काउंसलिंग जो है वो इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड मीन्स वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, वो तन्हाई पसंद होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलग से अपने रूम में जाके अकेले में बैठना पसंद करते हैं, वो दूसरों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। ये इश्यूज जो हैं, क्योंकि वो अपने जो उसके अंदर चल रहा होता है, जो उनके थाट्स हैं, जो उनके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके साथ वो बैठना पसंद करते हैं। दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ 3-4 बंदे हों, उनको एक टेंशन होने लगती है कि ये कब जाएँ तो मैं अकेले बैठूँ। इस तरीके से आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं, अगर कहीं गलती से भी वो किसी फ्रेंड्स के सर्कल में कहीं जाना हो, तो वो वहाँ पे भी बहाने करके थोड़ा अलग हो जाते हैं। अलग होके बैठते हैं, गपशप नहीं करते हैं, खामोश इस तबीयत के इस तरीके से बैठते हैं, जैसे कोई टेंशन में हो। वो सारे जो हैं ना, अपने थॉट्स के साथ जो उसके अंदर चल रहे हो, उन चीज़ों के वो, और ये इन डेप्थ प्रोबिंग इसके लिए नीड है, क्योंकि उसके जो इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व करने के लिए इन डेप्थ जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसकी तह तक पहुंच के उस इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना होगा। ये काउंसलिंग के थ्रू होता है। अच्छा, गाइडेंस जो है लेस प्राइवेट होती है, और काउंसलिंग दिस इज़ कॉमनली मोस्टली कॉन्फिडेंशियल होती है। गाइडेंस लेस प्राइवेट मीन्स ये लाजमी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंशियल रखें, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। आप जब भी गाइडेंस लेते हैं वो प्राइवेट रखना, सीक्रेसी में रखना कोई लाजमी नहीं है। लेकिन काउंसलिंग जो होती है वो काउंसलर और काउंसली के बीच में कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल मीन्स उसको पब्लिक नहीं करते हैं, वो उनके बीच में ही एक इश्यू होता है जिसको रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, दूसरे जो हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स और मैंने दिया है, देखें कि एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस ऑन जनरल प्रॉब्लम। मैंने पहले कहा था कि गाइडेंस जो है जितने भी जनरल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है वो गाइडेंस कहलाती है। गिवन बाय समवन मोर एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड, वो कौन देता है? जो ज़्यादा आपसे तजुर्बा रखता हो और ज़्यादा नॉलेज रखता हो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप, गाइडेंस का स्कोप जो है वो ब्रॉडर है। किसकी निस्बत? अपना काउंसलिंग की निस्बत। और फॉर एग्जांपल एजुकेशनल गाइडेंस है, करियर गाइडेंस है, फाइनेंशियल गाइडेंस है, हेल्थ गाइडेंस, जितने भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आप गाइडेंस दे सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है, एनीवन हु हैज़ गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन गिव इफेक्टिव गाइडेंस टू अदर्स। और क्या कहता है कि कोई भी जो एक अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज रखता है वो एक इफ़ेक्टिव, एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। जबकि काउंसलिंग में क्या कहता है? प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर बेस्ड ऑन पर्सनल और साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे काउंसलर जो होता है वो प्रोफेशनल एडवाइस देता है, जितने भी आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट कहता है एसेंशियली कवर्स पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। लाजमी सी बात है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जितने भी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाता है। और थर्ड पॉइंट कहता है नीड्स टू बी डन विद अ प्रोफेशनल काउंसलर। इसमें ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस रखता है हर कोई दे सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रोफेशनली वो ट्रेन होना लाजमी है। किसको? काउंसलर को। जब वो प्रोफेशनली ट्रेन होगा तो लाजमी सी बात है वो इश्यूज़ को उसी हिसाब से रिजॉल्व कर सकता है। ये एक बड़ा सेंसिटिव वो है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि गाइडेंस जो होती है वो डील्स विद एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड इश्यूज़।
जितने भी एजुकेशन और करियर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डील करती है, जबकि काउंसलिंग पर्सनल एंड सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डील करती है। अच्छा, कौन गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन सुपीरियर और एक्सपर्ट, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस रखता हो। लेकिन काउंसलिंग क्या है? अ पर्सन हु पोजेज हाई लेवल ऑफ स्किल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और आपसे ज़्यादा स्किल्स रखता हो, उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनली ट्रेन हो। प्राइवेसी के बारे में क्या कहता है? ओपन एंड लेस प्राइवेट है। और काउंसलिंग क्या है? कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यहाँ जो कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिया है कि गाइडेंस में बी अ ग्रुप, ये ग्रुप में भी हो सकती है, जिसको हमने बाय मेथड में गाइडेंस में पढ़ा था, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। लेकिन काउंसलिंग ग्रुप में नहीं हो सकती। यहाँ एक बात मैं बता दूँ, ग्रुप काउंसलिंग आपको परवेज़ इकबाल की बुक में मिलेगी, वहाँ है। लेकिन मैंने आज तक जितने भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें काउंसलिंग के लिए दो इंडिविजुअल्स, काउंसलर एंड काउंसली का होना लाजमी है। मुझे इस वजह से नहीं लगता कि काउंसलिंग आपके जितने भी इमोशनल इश्यूज़ हैं और जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काउंसलिंग नीड होती है। अब काउंसलिंग के लिए अगर आप ग्रुप भी बनाएंगे इमोशनल इश्यूज़ के बारे में, तो हर एक का इमोशनल इशू या इंटेलेक्चुअल इशू जो है वो सेम नहीं होगा, तो लाजमी सी बात है ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी। अगर इश्यू सेम भी है तो जो क्लाइंट हैं, काउंसली हैं, उनकी लेवल्स सेम नहीं होंगी, उनके स्किल्स सेम नहीं होंगे, इनके फिज़िकल जो एबनॉर्मलिटी जो अगर किसी की है तो वो फिर सेम नहीं होंगी। सबके लिए सेम ट्रीटमेंट तो फिर भी नहीं चल सकती। इसलिए ये ग्रुप में इम्पॉसिबल है। अच्छा, सेकंड पॉइंट कहता है फेस टू फेस रिलेशन इज़ नॉट एसेंशियल गाइडेंस में। मैंने आप लोगों को कहा था कि फेस टू फेस लाजमी नहीं है, आप फ़ोन पे भी आप किसी उसके ज़रिए भी आप ले सकते हैं गाइडेंस, लेकिन यहाँ फेस टू फेस रिलेशनशिप लाजमी है। The task of the guidance worker is not as serious as that of the counselor. जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उसका इतना सेंसिटिव या इतना सीरियस काम नहीं है जिस हिसाब से काउंसलर का है। और यहाँ पे कहता है द टास्क ऑफ द काउंसलर इज़ मोर सीरियस देन, ये उसी का उल्टा बता रहे हैं कि काउंसलर जो है उसका काम बहुत ज़्यादा हसास है, सेंसिटिव है, सीरियस है। किसकी निस्बत? जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उसकी निस्बत। अच्छा, कॉर्डियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज़ नॉट नीडेड। गाइडेंस में आपके रिलेशनशिप जो है बहुत एक अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, वो इस तरह की कोई नीड नहीं है। लेकिन काउंसलिंग में ये लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप जब एक किसी के इमोशनल इश्यूज़ और इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने जा रहे हैं और आप उसके साथ रिलेशनशिप ही आप इस तरीके से बिहेव करें, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आप इसके साथ सीरियस नहीं हैं, तो लाज़मी सी बात है फिर वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं होंगे, वो और बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ क्रक्स ऑफ एजुकेशन के कुछ एमसीक्यूज़ ऐड किए हुए हैं और इन एमसीक्यूज़ को देखें। जैसे कि फर्स्ट जो है लिटरल मीनिंग ऑफ गाइडेंस इज़ शो पाथ और टू डायरेक्ट। इसी तरीके के एमसीक्यूज़ आपके एपीएससी जो है इसी तरीके के एमसीक्यूज़ वहाँ पे देती है। अब याद रखें, जो परवेज़ इकबाल के गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एमसीक्यूज़ हैं वो क्रक्स ऑफ एजुकेशन के जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एमसीक्यूज़ है उनको रीड करें। एस्पिरेंट्स याद रखें, आप ये नहीं सोचें कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पहले लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, फिर मैं एमसीक्यूज़ की तरफ जाऊंगी, मैं एमसीक्यूज़ की तरफ जाऊंगा, फिर मैं कवर करूंगा। इस आप ये स्ट्रेटजी के थ्रू जाएंगे तो कभी आप अपने ऊपर वो नहीं कर सकेंगे। आप याद रखें, जो टॉपिक आपका कवर होता है साथ साथ अपने एमसीक्यूज़ को भी साथ चला लें। वो आप जैसे हमने आज गाइडेंस एंड काउंसलिंग को डिस्कस किया, उसके डिफरेंसेस, उनके प्रिंसिपल्स, उनके टाइप्स, उनके बाय मेथड बाय पर्पस क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ कवर किया। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया इस टॉपिक के बारे में। अब आप वेट नहीं करें, आज से ही स्टार्ट कर लें। क्रक्स ऑफ एजुकेशन में जितने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में एमसीक्यूज़ हैं उनको रीड आउट करें। और उसके बाद ये जो मैंने नीचे क्वालिफाई एम.एड के नाम से, ये वॉल्यूम वाली नहीं है, ये एक जनरल छोटी सी बुक है परवेज़ इकबाल की। इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। ये बुक कहीं अवेलेबल है तो इसको ले लें और इसको रीड करें यहाँ से। इस तरीके से आप 3 बुक्स से गाइडेंस एंड काउंसलिंग के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि फिर एपीएससी जितने भी एमसीक्यूज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग से देगी और आप हैंडल नहीं कर सकेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इसके लिए लाजमी है, सिर्फ आपका ये लेक्चर काफ़ी नहीं है, आपको कम से कम 2-3 बुक्स से
गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर MCQs को कवर करना होगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अपनी स्टडी को साथ साथ जारी रखें और MCQs को भी साथ साथ रीड आउट करते रहें। थैंक यू।